आपके लिए समझना भी जरूरी होगा कि आखिर विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा था। तो थोड़ा ये भी समझिए, थोड़ा विपक्ष को भी समझने की कोशिश करते हैं कि उनके तर्क क्या हैं। तो इनके 3 सबसे प्रमुख तर्क हैं। पहला, इस मामले में सरकार के तर्क भी क्या है वो भी हम आपको एक एक करके दिखाएंगे। तो देखिए, पहला देखिए, विपक्ष का आरोप है कि नए कानून से दक्षिण भारत में सीटों की संख्या कम हो जाएगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी। देखिए, यह अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है कि इससे उत्तर भारत वर्सेस दक्षिण भारत की लड़ाई शुरू हो जाएगी और यह दक्षिण भारतीय राज्यों के साथ नाइंसाफी है क्योंकि उनका महत्व कम हो जाएगा, उनकी सीटें कम हो जाएंगी, जबकि यह बिल्कुल झूठ है, यह अफवाह है। सरकार का कहना है कि लोकसभा में उत्तर और दक्षिण भारत की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। अब आप जरा यह आंकड़ा देखिए, इस समय दक्षिण भारत के 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल में कुल मिलाकर 129 लोकसभा सीटें हैं, 129। 543 सीटों वाली लोकसभा में यह बनता है 23.75%। यानी कुल मिलाकर दक्षिण भारत का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में आज वो है 23.75%। और जब ये लोकसभा में 816 सांसद हो जाएंगे तो उस समय दक्षिण भारत के 5 राज्यों के 195 सांसद होंगे, क्योंकि उसी अनुपात में इनकी सीटें बढ़ेंगी और तब भी दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों की हिस्सेदारी लोकसभा में होगी 23.89%। अब आप सोचिए, आज है 23.75% और नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद होगी 23.89%। अब आप बताइए, इसमें कहां बदलाव है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? सच्चाई आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन ये सारे विपक्षी पार्टियों के लोग अब देश में जाएंगे, ये अफवाहें फैलाएंगे, रोज बयानबाजी होगी और ये लोगों को बताएंगे कि देखिए, दक्षिण भारत के लोगों के साथ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र होने वाला था जिसे हमने रोक दिया। इसलिए अगर कोई आपके पास आता है, आपके पास व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी आएंगे, आपके पास नेताओं के बयान भी आएंगे, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये है सही सच्चाई। अब विपक्ष के विरोध की दूसरी वजह है कि इस बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा रहा। कुछ सदस्यों का कहना है कि सरकार जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती, इसीलिए इस बिल को पेश किया गया। लेकिन सरकार कहती है कि जाति जनगणना इस समय हो रही है। देखिए, जाति के आधार पर जो जनगणना है वो अब 2026 में शुरू हुई है, जो 2027 में खत्म होगी जाकर। और ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इस बिल में पहले से ही एससी और एसटी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वैसे भी यह बिल जेंडर बेस्ड आरक्षण की बात करता है, ना कि जाति आधारित आरक्षण की। अखिलेश यादव जैसे कुछ सांसदों ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की मांग की थी, लेकिन सरकार कहती है कि हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई अनुमति नहीं देता, तो फिर इस बार कैसे धर्म के नाम पर आरक्षण दे दें? विपक्ष के नेताओं को असल में ऐसा लगता है कि अगर वो संसद में खड़े होकर, देश के सबसे बड़े मंच पर खड़े होकर अगर वो मुसलमानों की बात करेंगे तो वो देश के सभी मुसलमान वोटर्स को प्रभावित कर लेंगे और उनके वोट ले लेंगे। अगर संसद में ओबीसी आरक्षण की मांग करेंगे और ज्यादा आरक्षण की मांग करेंगे तो देश भर के सभी ओबीसी वोटर्स उन्हें वोट दे देंगे। संसद में जब वो ऐसी मांगे करते हैं तो उन्हें यह लगता है कि वो अपने इन भाषणों के छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, काट लेंगे इन वीडियोस को, फिर सोशल मीडिया पर इन्हें वायरल करेंगे और फिर इस देश के ओबीसी को, पिछड़े वर्ग को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को यह बताएंगे कि देखिए, हमने आपके आरक्षण के लिए, आपके भले के लिए संसद में कितनी आवाज उठाई। जबकि जिस समय ये बात कर रहे होते हैं ये भी जानते हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ये भी जानते हैं कि ये हो नहीं सकता, इन्हें अच्छी तरह से पता है। लेकिन ये सब कुछ थिएट्रिक्स के लिए होता है, ऑप्टिक्स के लिए होता है कि उस वर्ग को ये लगे कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। सच यह है कि देश की जनता भी अब इन बातों को अच्छी तरह से समझ चुकी है और इसलिए विपक्ष को अब चुनाव में इसका भी कोई फायदा नहीं होता। आज भी बहुत सारे नेता सोचते हैं कि अगर वो यहां खड़े होकर कुछ मुस्लिम देशों के पक्ष की बात कर देंगे और पाकिस्तान के पक्ष में बात करने लगेंगे तो देश के मुसलमान उन्हें वोट देंगे। अगर आज वो खड़े होकर संसद में गाजा के प्रति आंसू बहा देंगे या
कहीं पर भी मुसलमानों पर किसी देश में अत्याचार हो रहा है या किसी देश में आतंकवादी पकड़े गए हैं और उन आतंकवादियों के पक्ष में ये अपने बयान दे देंगे तो इन्हें लगता है कि देश के सारे मुसलमान खुश हो जाएंगे और उन्हें वोट दे देंगे। यहां तक कि बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के एनकाउंटर में मारे जाने पर भी हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने उसे हेडमास्टर का मासूम बेटा बताया और सोचा कि इससे उन्हें चुनावों में फायदा हो जाएगा, मुसलमान प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अब ऐसा होना बंद हो गया है। हमारे देश के मुसलमान भी अब समझदार हो गए हैं और अब वो इन भ्रांतियों में आते नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि ये तमाम विपक्षी नेता प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब अपने देश का ही विरोध करने लगे हैं और इस बार सिर्फ मोदी को हराने के चक्कर में उन्होंने महिलाओं का भी विरोधी बनना स्वीकार कर लिया। उन्हें जो किक मिल रही थी, उनके लिए जो जीत थी वो ये थी कि देखिए हमने मोदी को हरा दिया। अब उस मोदी को हराने के चक्कर में इन्होंने देश की महिलाओं को भी हरा दिया और इसका इन्हें कोई मलाल नहीं। ये उस जीत का जश्न मना रहे हैं कि हमने मोदी को हरा दिया और मोदी को हराने के लिए इन्होंने देश की 71 करोड़ महिलाओं के साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया, इस बात का एहसास अभी इन्हें है ही नहीं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में वोटिंग से पहले सभी सांसदों से ये अपील की थी कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर वोट करें, क्योंकि ये देश की नारी शक्ति की सेवा का उन्हें बहुत बड़ा अवसर मिल रहा है। देखिए, मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा। वो देखो, कहते हैं, मैं सभी सांसदों से कहूंगा, आप अपने घर में मां, बहन, बेटी, पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का यह बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित नहीं करिए। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें। भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक हम दें, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है। और इसमें जो सबसे खास बात मुझे लगी वो ये है कि वो साफ कह रहे हैं कि आज आप अपने घर में अपनी मां, बहन, बेटी और पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। तो क्या इन विपक्षी नेताओं ने इन्हीं के घरों में, इनके परिवारों में जो उनकी मां है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उनका स्मरण किया? और क्या इन्होंने अपनी अंतरात्मा को सुना, या फिर अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर इन्होंने सिर्फ राजनीति में अपनी जीत को देखा और उसके जश्न को देखा? इसके बाद भी विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन नहीं किया और इसे गिरा दिया। इसलिए आज मैं ये कहूंगा कि ये एक बहुत इमोशनल, भावुक पल भी है इस देश की महिलाओं के लिए। आज सवाल यह है कि यही विपक्षी दल महिलाओं को आरक्षण दिए जाने पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब लोकसभा में यह मौका आया तो इन्हीं नेताओं ने इसका समर्थन नहीं किया और इतिहास इसे हमेशा याद रखेगा। क्या इसके पीछे सिर्फ यही वजह है कि यह बिल मोदी सरकार लेकर आई और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते अब विपक्षी दल देश में महिलाओं के विरोधी भी बन गए? लेकिन इन विपक्ष के नेताओं को यह भूलना नहीं चाहिए कि लोकसभा के बाहर जनता की एक बहुत बड़ी अदालत उनका इंतजार कर रही है और ये अदालत अब इस बिल पर अपना अंतिम फैसला सुनाने का इंतजार करेगी। और वो अंतिम फैसला जब ये जनता सुनाएगी तो हो सकता है वो विपक्षी नेताओं को फैसला पसंद ना आए, उनकी पसंद का फैसला ना हो।